दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल मैंने आपको थोड़ा सा जीएस कैसे पढ़ा जाए, कैसे आप लोग जीएस में स्कोर कर सकते हैं, उसके बारे में बताया था। और याद रखना वो सिर्फ ग्रुप सी वगैरह के लिए है, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को जब आपका एक ग्रुप सी वगैरह का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद तो हर सब्जेक्ट में आपको इंडिविजुअल पढ़ाऊंगा, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ें, चाहे आप पॉलिटी पढ़ें, चाहे आप जियोग्राफी पढ़ें, चाहे आप इकोनॉमिक्स पढ़ें या उत्तराखंड तो हम चला ही रहे हैं। हर सब्जेक्ट आपको इंडिविजुअल मिलेगा। जिसको भी डीप स्टडी करनी है, जिसको पूरा समझ के कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, वो थोड़ा सा सब्र कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी तत्काल नौकरी की आवश्यकता है। उन्हें सही डायरेक्शन, सही दिशा निर्देशन की आवश्यकता है। और मैं आप लोगों के लिए इतना ही कर सकता हूं कि आपको सही दिशा में लेके जाऊं, सही डायरेक्शन दूं। ये मेरा काम होगा, आपका काम होगा मेहनत करना, ठीक है। अब जो आप लोग कल बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे, सर घटना चक्र बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं, हमें कौन सी डाउनलोड करनी है, ल्यूसेंट एमसीक्यू बहुत से आ रहे हैं, हमें कौन सी डाउनलोड करनी है। जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हैं मेरे साथ उनको तो समझ आ गया होगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया था। और जिसको नहीं पता चला वो एक काम करना, कल की वीडियोस के कमेंट देखना। बहुत से लोगों के मैंने रिप्लाई किए हैं, वहाँ पे लिंक सेंड किया है। फिर भी अगर नहीं होता तो आप घटना चक्र जब प्ले स्टोर में सर्च करते हैं तो उसमें जिसमें 2021 पॉइंटर जीएस पॉइंटर या जीके पॉइंटर 2021 घटना चक्र लिखा होगा, यानी जीके पॉइंटर लिखा होगा या तो जीएस पॉइंटर घटना चक्र के ऊपर लिखा होगा, साथ में 2021 लिखा होगा। जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको वहाँ हर सब्जेक्ट की डिटेल होगी अंदर, मतलब आपको वन लाइनर टाइप के भी दिखेंगे, बनाए होंगे उसने। उसका ये मतलब है कि वो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और वो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको इस तरह से तैयार करेंगे। हिंदी कैसे तैयार करनी है उसका नंबर फिर आएगा। फिलहाल 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको इस घटना चक्र को कंप्लीट करना है। किसी भी केस में 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको इस घटना चक्र को कंप्लीट करना है। साथ ही आप मेरे साथ उत्तराखंड की क्लासेस को करेंगे, और जब ये उत्तराखंड की जिला सीरीज कंप्लीट होगी तो हिंदी और जीएस जो आपकी एनसीईआरटी आधारित होगी वो मैं आपको एग्जाम की दृष्टि से करा दूंगा, ठीक है। बाकी फालतू टेंशन मत लीजिए, जो होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए आप कर रहे हो, भरोसा रखो खुद पे, सब सही होने वाला है, ठीक है। देखिए हम लोग आज नया जिला शुरू करेंगे जिसका नाम है चंपावत। अब चंपावत जिले के बारे में पढ़ने से पहले अब जो लूसेंट एमसीक्यू है उसका कलर देख लेना है, ठीक है। ग्रीन कलर का होगा, जैसे ब्लू वाली तो आप लोग के पास घर में है, प्ले स्टोर में ग्रीन कलर का सामान्य ज्ञान करके एक लूसेंट सामान्य ज्ञान दिखेगी, उसको इंस्टॉल कर लेना, समझ आ जाएगा आपको। जैसे उसमें अंदर टॉपिक दिए होंगे, उसने हिंदी, इतिहास, भूगोल सारे दिए हैं। उसके फिर जब आप उस पर क्लिक करोगे आपको पर्टिकुलर चैप्टर का नाम दिया होगा, उसके बाद उसके आपको 10-10 क्वेश्चन दिए होंगे, आपसे वो प्रैक्टिस करवाएगा। बहुत बेहतरीन है प्रैक्टिस करने के लिए। आपको किसी एमसीक्यू को किसी कहीं प्रैक्टिस मतलब ये जो आपको क्विज वगैरह है उसको करने की जरूरत नहीं है, उस पर लगे रहिए, अपना समय यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। देखिए हम लोगों को क्या करना है, अगला जिला पढ़ना है जिसका नाम है चंपावत। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे जिला चंपावत, ठीक। क्या डालेंगे? चंपावत। अब देखिए जो चंपावत है इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग इस मैप को अच्छे से दिखा लीजिए एक बार, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, ये मैप समझना है और मैप के माध्यम से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से इस मैप को क्या करेंगे, शो करेंगे। सबसे ऊपर देखिए कहाँ पे मैंने रीठा खाल लिखा है, इस स्थान पे मैंने क्या लिखा है, रीठा खाल लिखा है। यहाँ मैंने नीचे देवीधुरा लिखा है, उसके नीचे पाटी लिखा है। देखिए यहाँ रीठा खाल है, यहाँ देवीधुरा है, यहाँ पाटी है। ये तो है ही है। सबसे पहले जैसे हम हर डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, हम उसकी बाहर की सीमा को देखते हैं, सबसे पहले कहाँ किसको वो टच करता है। देखिए सबसे इधर आपको कहाँ क्या लिखना है, अल्मोड़ा लिखना है इस पोर्शन पे। यहाँ से आपको क्या लिखना है, पिथौरागढ़ लिखना है। यहाँ आपको नैनीताल, इधर आपको उधम सिंह नगर और इधर आपको नेपाल, ठीक। तो देखिए ये जो है आपका इस दिशा में, यानी नॉर्दर्न वेस्ट की ओर, नॉर्थ वेस्ट की ओर या नॉर्दर्न पोर्शन पे अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ से घिरा है, जबकि आपका ये पूर्वी भाग पे नेपाल से घिरा हुआ है, और जो वेस्टर्न पोर्शन है वहाँ नैनीताल से घिरा है, और इसका जो साउथ ईस्ट पोर्शन है, दक्षिणी भाग है या दक्षिण पूर्व की पश्चिम की भाग है, वो किससे है, उधम सिंह नगर। तो आप इतना ही देख के अगर आपसे पूछेगा कि चल बता भाई चंपावत के बारे में क्या जानते हो, इतना देखने के बाद चंपावत जिला उत्तर में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ से घिरा है, पूर्व में ये नेपाल से, जबकि पश्चिम में नैनीताल और उधम सिंह नगर से घिरा है। अब सामने वाला ये कहेगा यार इसको ये कहाँ से पता है, बिना देखे। अगर उसने कहा कि नैनीताल के बारे में क्या जानते हो, आपने कह दिया कि नैनीताल उत्तर में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ से, पूर्व में नेपाल से, जबकि पश्चिम में आपका नैनीताल से और दक्षिण पोर्शन पे किसे, उधम सिंह नगर से घिरा है। आपने उसकी आंखों में आंखें देख के बोलोगे आप, वो वहीं पर बेहोश हो जाएगा। वो कहेगा यार इसको इतना कैसे पता है। ये आपकी स्मार्ट स्टडी है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, और ये अंडरस्टैंडिंग आपको निश्चित रूप से सफल बनाएगी, आप मान के चलिए। वो कैसे बनाती है, क्योंकि जब देखिए जो सिलेबस है ना,
बहुत बार क्या होता है पेपर में क्वेश्चन आपकी सिर्फ समझ पे आधारित क्वेश्चन आता है। अब हम अल्मोड़ा पढ़ रहे हैं, हम पिथौरागढ़ पढ़ रहे हैं, इन्हीं में से कहीं क्वेश्चन पूछ देगा किसको छूता है किसको नहीं छूता है, आप बताइए किस किस के साथ सीमा साझा करता है, कुछ भी पूछ देगा। अगर आपकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है, ना आने वाला क्वेश्चन भी आप सही करके आ जाओगे सिर्फ और सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग पे। ठीक है, आप किसी भी पेपर में वनडे एग्जाम में बैठते हैं जहां वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप 100 क्वेश्चन होते हैं तो किसी भी इंसान को 70-75 से ऊपर नहीं आते हैं जो एग्जैक्टली उसने पढ़े होते हैं। उसके ऊपर जो होता है उसकी सब समझ होती है। वो अंडरस्टैंडिंग से 85-90 का स्कोर भी कर सकता है, उसकी समझ पे डिपेंड करता है। तो देखिए, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नेपाल, उधम सिंह नगर और नैनीताल के साथ ही क्या करता है, सीमा बनाता है। इसकी पूर्वी सीमा नेपाल की ओर, पश्चिमी सीमा नैनीताल, उत्तर में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, और जबकि दक्षिणी भाग में उधम सिंह नगर इसकी सीमा बनाता है। इसकी जो ये वाली है नेचुरल बाउंड्री है पूर्व की, और यहाँ काली नदी प्रवाहित होती है। क्योंकि देखिए, मैंने आपको पिथौरागढ़ जो है यहाँ से आपको बताया था मैंने, काली नदी आती है इस पोर्शन से होते हुए, इसके एंट्री करते हुए ऐसे इस भाग से बनबसा, इससे ऐसे इस प्रकार से काली नदी आती है, और यहां से होके किसके नाम से बह जाती है, आगे को शारदा नाम से बह जाती है। आप लोग खुद जानते हैं, ये आपको मैंने पढ़ाया था। इस प्रकार से काली नदी यहाँ से बहते हुए आती है, आगे शारदा नाम से क्या होती है, फ्लो करती है। ठीक है, देखिए अब आपको क्या क्या शो करना है। सबसे पहले आप इसके अंदर देखिए, रीठा खाल इधर दिखाना है, यहाँ देवीधुरा दिखाना है, यहाँ पाटी दिखाना है। जो चंपावत जिला मुख्यालय है वो ये रहा। ठीक है, इसके बगल में आपको क्या दिखाना है, लोहाघाट दिखाना है, यहाँ आपको हिडम्बा देवी का मंदिर दिखाना है, उसी के आपको थोड़ा सा आगे पे घटोत्कच दिखाना है, यहाँ आपको रीठा साहिब दिखाना है, यहाँ आपको सूखी ढांग दिखाना है, यहाँ पे आपको विवेकानंद आश्रम दिखाना है, और इसी के नीचे टनकपुर, और यहाँ आपको बनबसा दिखाना है। जबकि ये पूर्णागिरि मंदिर विवेकानंद आश्रम के थोड़ा सा आप ईस्टर्न पोर्शन पे दिखाएंगे, थोड़ा सा क्या, बहुत सा ईस्टर्न है, अब वो मैप में इतना पॉसिबल नहीं होता कि एग्जैक्ट दिखा सकें। तो यहाँ पे क्या है, पूर्णागिरि मंदिर है इधर पे। ठीक है, मैंने बाहर लिखा है इधर पे, यहाँ विवेकानंद आश्रम, यहाँ सूखी ढांग, यहाँ टनकपुर, यहाँ बनबसा, रीठा साहिब, चंपावत, लोहाघाट, हिडम्बा मंदिर, घटोत्कच, पाटी, देवीधुरा, रीठा खाल। ये आपके इसके इंटरनल जो पोर्शन है, मेन चीजें जो है वो आपको इस चंपावत जिले में देखने को मिलती हैं। अब आते हैं सबसे पहले जो मैंने आपको बताया थी कि सीमाएं किसके साथ साझा करता है, कहाँ कहाँ ये लगता है, ये आपको बहुत अच्छे से आ गया समझ में। तो लिख लीजिए, पहला उत्तर में यानी नॉर्दर्न पोर्शन में अल्मोड़ा व पिथौरागढ़, वेस्ट में यानी पश्चिम में नैनीताल, ठीक है, पूर्व में नेपाल, और जबकि दक्षिणी पोर्शन में, दक्षिण पश्चिम लिख लीजिए, दक्षिण की ओर लिख लीजिए यूएस नगर के साथ ही क्या करता है, सीमा बनाता है। और प्राकृतिक सीमा जो काली नदी यानी इसके पूर्वी भाग में काली नदी बहती है, वो तो अभी मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, ये तो सबसे पहले क्या होगी, एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। उत्तर में इससे, पश्चिम में इससे, पूर्व में इससे, दक्षिण में इससे क्या करता है, अपना सीमाएं साझा करता है। अब ये जो चंपावत है ये क्या है, अपने आप में पूर्वी सीमा जो है इसकी काली नदी द्वारा तय होती है, यानी इसकी पूर्वी भाग में क्या बहती है, काली नदी। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, पूर्वी भाग डैश काली नदी, डैश काली नदी, यानी इसके पूर्वी भाग में कौन सी नदी फ्लो होती है, काली नदी। इस भाग से, ये इस पोर्शन से आती हुई, इसके एंटर करते हुए टनकपुर, बनबसा, इस प्रकार से कहा शारदा नाम से आगे को फिर ये फ्लो होती है, यानी पूर्वी भाग में इसकी क्या है, काली नदी है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जैसे हर वीडियो में शुरू करते हैं, इसके इतिहास से शुरू करते हैं। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए जो चंपावत नगर है, अभी तो पूरा जिला हो गया, हम सिर्फ चंपावत की बात कर रहे हैं। इसका महाभारत काल से भी बहुत ज्यादा क्या है, महत्व है। यानी जिस टाइम पे महाभारत चलता था, महाभारत का जो टाइम पीरियड था, वहां पे भी इसका क्या है, बहुत महत्व था। क्योंकि ये मान्यता है, सिर्फ मान्यता है, ठीक है। तथ्य कितने फैक्ट सही हैं, कितने गलत हैं, किसका उसके पीछे साइंटिफिक क्या कॉज है, वो अलग चीज है। जहां मान्यता आती है वहां साइंस फेल हो जाता है। हमेशा याद रखना, धर्म के मामले में साइंस कभी भी नहीं टिक पाता है। धार्मिक चीजों के आगे साइंस को भी क्या करना पड़ता है, लोगों की भावनाओं के साथ नहीं खेल सकता साइंस भी। वो सिर्फ मान्यता आपको अलग चीज है, उसके पीछे तथ्य कितने सही है उस पर फोकस नहीं करना है। जो मान्यता है, मान्यता के अनुसार क्या है, इस चंपावत में एक घटोत्कच आपने नाम सुना होगा महाभारत में, जो कि भीम का पुत्र था, उसका नाम सुना होगा आपने। वो घटोत्कच का इस चंपावत में निवास हुआ करता था, और जब उसकी मृत्यु होगी तो उसके पिता भीम द्वारा उसी की याद में यहाँ पे घटको मंदिर बनाया गया, जिसको वर्तमान में घटोत्कच मंदिर कहते हैं। वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए तो इसका महाभारत काल में भी क्या था, इंपोर्टेंस थी। तो इसमें पॉइंट लिख लीजिए, महाभारत काल में भी महत्व किसका, चंपावत का। ठीक है, महाभारत काल में महत्व था इसका। और महत्व क्या था, यहां पे एरो करके लिखिए, घटोत्कच का निवास, घटोत्कच का
निवास। सिर्फ मान्यता है, याद रखना, ये कोई फैक्ट सही है नहीं है वो अलग बात है। ये सिर्फ क्या है, घटोत्कच का यहाँ पे निवास हुआ करता था और उसी की याद में, तो डैश करके लिख लीजिए, उसकी मृत्यु के उपरांत, पूरा लिखना आप, उसकी मृत्यु के उपरांत, और ये मान्यता है, ठीक है, ये क्या है, मान्यता है, मान्यता, तो पूरा लिखना, उसकी मृत्यु के उपरांत उसके पिता भीम द्वारा उसकी याद में यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया जिसका नाम है घटकू मंदिर। क्या है, घटकू मंदिर, जिसको वर्तमान में क्या बोलते हैं, घटोत्कच मंदिर, घटोत्कच मंदिर। आप लोग उसे सिर्फ यही पूछेगा कि घटोत्कच या घटको मंदिर किस जिले में है, आप लोग बताओगे चंपावत में, यानी चंपावत के पास ही है। तो महाभारत काल में इसका महत्व था, घटोत्कच यहाँ निवास करता था, उसी की याद में यहाँ पे घटको मंदिर या घटोत्कच मंदिर बनाया गया। और आपने हिडम्बा का भी नाम सुना होगा महाभारत में, इसी के पास क्या है, एक हिडम्बा मंदिर है। तो अगला पॉइंट लिखो, इसी के पास हिडिम्बा मंदिर भी है। ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है, इसी के पास हिडिम्बा मंदिर भी है। क्या लिखोगे, हिडिम्बा, महाभारत में सुना होगा आपने इसका नाम, ये घटोत्कच की माँ, हिडिम्बा मंदिर भी इसी के पास है। तो ये महाभारत काल में इसकी मान्यता के बारे में है। अब हम लोगों ने उतना जाना ही नहीं है वो क्या करना है, तो आप सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे चंपावत, ठीक है, क्या डालेंगे, सबसे पहले आप लोग हेडिंग चंपावत डालेंगे। आप, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको आप लोग जल्दी से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपने नोट कर लिया होगा, देख लीजिए, मैं इसको मिटा रहा, ठीक है। देखिए आप हेडिंग सबसे पहले क्या डालेंगे, चंपावत, इसकी सीमाएं हटा दी मैंने अब इस पोर्शन से, ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए लिखने के लिए, चंपावत। और याद रखना, वो जो मैंने कल आपको घटना चक्र बताई, आपको 40 दिनों के अंदर वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब चंपावत हेडिंग डालोगे तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, इधर चंदवंश की प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी। चंदवंश में पढ़ा चुका हूं, ठीक है, चंदवंश की प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक राजधानी। अब इसका ये मतलब है, जब चंदवंश शुरू हुआ था, स्टार्ट में उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, चंपावत। एक सोमचंद नाम का राजा हुआ करता था, वो यहाँ आए, उसने किले का निर्माण किया जिसका नाम था राजबुंगा का किला। उस राजबुंगे के किले के पास ही बाद में क्या डेवलप हो गया, चंपावत, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखोगे, सोमचंद द्वारा राजबुंगे किले का निर्माण, राजबुंगा किले का निर्माण। ये जो किला बनाया था उसने, इस किले पे ही बाद में क्या बना, चंपावत नगर बना, ठीक है। यानी सोमचंद द्वारा राजबुंगा का किला बनाया गया यहीं पे, और चंदवंश की क्या हुआ करती थी कि प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी। और प्राचीन ग्रंथों में इसको, इसी इलाके को क्या कहा गया, कुमू काली या काली कुमाऊं, इसी को बोला जाता था। तो अगला पॉइंट लिखो, प्राचीन ग्रंथों में इसको क्या कहा गया था, कुमू काली, यानी कुमू काली ऑब्लिक काली कुमाऊं, काली कुमाऊं, ठीक है। अगर आपसे पूछता है किसे कुमू काली के नाम से जाना जाता था, चंपावत को। और सोमचंद द्वारा यहाँ पे राजबुंगे किले का निर्माण किया गया था, चंदवंश की प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी। ये सारे फैक्ट मैं आपको चंदवंश में पढ़ा चुका हूँ। तो जब चंदवंश यहाँ पे शासन कर रहा था, उसके बाद लंबे समय तक उन लोगों ने यहाँ राजधानी रही उनकी, बहुत से चंदवंश के शासकों ने यहाँ से शासन किया। लेकिन हुआ क्या, चंद और पवार वंश का आपस में टकराव चलता था, जबकि ईस्टर्न पोर्ट से गोरखा यानी नेपाल के जो डोटी वगैरह थे उनके साथ उनका संघर्ष चलता था। यानी नेपाल से संघर्ष था, यहाँ आपका गढ़वाल से संघर्ष था। तो उनको एक ऐसा सेंटर पॉइंट चाहिए था जहां से वो क्या कर सकते थे, गढ़वाल को भी बैलेंस कर सकते थे और डोटी को भी बैलेंस कर सकते थे, यानी नेपाल के साथ वो बैलेंस करते थे। तो उसके लिए उन्होंने राजधानी चंपावत से शिफ्ट करके यहाँ अल्मोड़ा में शिफ्ट कर दी, ताकि गढ़वाल नजदीक पड़ जाए और ये भी पूरा सा उनको क्या कर रहे, संघर्ष करने के लिए मौका मिल जाए। तो बाद में अगला पॉइंट आप लिखोगे, चंदवंश द्वारा 1563 तक यहाँ राजधानी रही थी। अगला पॉइंट लिखो, चंदवंश की 1563 तक राजधानी, यानी चंदवंश की यहाँ 1563 तक क्या रही थी, राजधानी रही थी। और उसने क्या किया था, कल्याण चंद नाम का शासन था, उसने, उस शासक ने क्या किया था, इसकी राजधानी को चंपावत से शिफ्ट करके अल्मोड़ा ले आया। और उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो, 1563 में राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा, चंपावत से अल्मोड़ा। और ये चंपावत से अल्मोड़ा कौन लाया, राजा कल्याण चंद, राजा कल्याण
चंद, ठीक है। राजा कल्याण चंद ने इसकी राजधानी कहाँ ले आया, चंपावत से कहाँ शिफ्ट कर दी, अल्मोड़ा की ओर शिफ्ट कर दी। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे चंपावत इन्हीं का हिस्सा था, लेकिन 1790 वगैरह के आसपास यहाँ पे किसका शासन हो गया, गोरखों का शासन हो गया, और 1815 से किसका हो गया, अंग्रेजों का। तो अगला पॉइंट लिखोगे 1790 से 1790 से यहाँ गोरखा शासन। ये सब हिस्ट्री का पोर्शन है, ठीक है, ये हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाई थी। गोरखा शासन, जबकि पूरा लिखना, जबकि 1815 से अंग्रेजी शासन यहाँ पे हुआ था, ठीक है। अब लंबे समय तक यहाँ अंग्रेजों ने शासन किया, उसके बाद देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद ये अल्मोड़ा की एक तहसील हुआ करती थी लंबे समय तक, फिर इसको पिथौरागढ़ तहसील में शामिल किया, उसके बाद इसको फिर से काट के क्या बना दिया गया, अपने आप में एक जिला दिया गया। तो अगला पॉइंट लिखो, 15 सितंबर 1997 को इसको एक क्या बना दिया गया, जिला बना दिया गया। तो अगला पॉइंट लिखोगे 15 सितंबर यानी 1997 को एक जिला बना दिया गया, एक जिला बना दिया गया, यानी 15 सितंबर 1997 को इसको क्या बना दिया गया था, एक जिला बना गया था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये इसके एक बेसिक आइडिया इसके बारे में, 15 सितंबर 1997 को इसको क्या बनाया गया था, जिला बना दिया गया था। आप लोग इसको इतना पोर्शन आपको क्या करना है, नोट करना है। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे क्या है, इसके पूर्व में एक पहाड़ी भी है। अब इसका जो है ये चंपावत है, ब्रैकेट में लिख लीजिए चंपावती नदी किनारे, चंपावती नदी वहाँ का, चंपावती नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम चंपावत भी पड़ा था, ठीक है, चंपावती नदी के किनारे। अब ये जो चंपावत है, इसी के पूर्वी भाग में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है क्रांतेश्वर मंदिर। तो अगला पॉइंट लिखिए, चंपावत के पूर्वी पहाड़ी पर क्रांतेश्वर नाम का मंदिर, चंपावत के पूर्वी पहाड़ी पर एक मंदिर है जिसका नाम है क्रांतेश्वर मंदिर। अभी बताता हूँ, ठीक है, इनके बारे में। क्रांतेश्वर मंदिर है, इस क्रांतेश्वर मंदिर के, इसी चंपावत के पास जो क्रांतेश्वर मंदिर है, इसी के जड़ पे एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध चीज़ है, यहाँ पर कुर्मुपाद है, यानी विष्णु का कुर्म रूप आपको देखने को मिलेगा। एक शिला है, एक पत्थर है, उसमें विष्णु को कुर्म रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पर नोट करके लिखना और इम्पोर्टेंट लगा देना, नोट। यहाँ पर मतलब यहाँ पे क्रांतेश्वर मंदिर है वहीं पे, ठीक है, यहीं पर विष्णु का कुर्म अवतार वाली शिला है, ठीक है, वाली शिला, यानी इसको कुर्मुपाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुर्मुपाद। यानी इसका ये मतलब है, कुर्म क्या होता है, कछुआ, विष्णु का एक ऐसा रूप जिसमें उसको कछुए के रूप में दिखाया गया है। विष्णु को आप देखोगे कछुए में विराजमान है, उनका कछुआ रूप दिखाया गया है उनके आसपास, तो कुर्मुपाद है। तो यहीं पे विष्णु का एक कुर्म अवतार है, ये इंपॉर्टेंट कर देना, वाली शिला है जिसको कुर्मुपाद पूछता है। अगर क्वेश्चन कभी पूछता है कि विष्णु का कुर्मुपाद अवतार या कुर्म अवतार कहाँ आपको देखने को मिलेगा, आप बताओगे चंपावत में, इस क्रांतेश्वर मंदिर के पास, तो ऑप्शन चंपावत ही आएगा, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, कुर्म अवतार। अब जो है यहाँ पर 7 टाइप के आपको प्राचीन मंदिर देखने को मिलते हैं जिनको सप्तेश्वर कहते हैं, उसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। अगला पॉइंट लिखना, यहाँ पर 7 प्राचीन मंदिर हैं, यहाँ पर 7 प्राचीन मंदिर हैं, ठीक है, इनको सप्तेश्वर बोलते हैं। यहाँ पर 7 प्राचीन मंदिर हैं। पहला नाम लिखो बालेश्वर, दूसरे का लिखो डिप्टेश्वर, तीसरे का लिखो क्रांतेश्वर। क्या क्या लिखोगे, बालेश्वर, दूसरे का डिप्टेश्वर, तीसरे का क्रांतेश्वर, ठीक है। क्या क्या लिखा, बालेश्वर, डिप्टेश्वर, क्रांतेश्वर। इसके अलावा जो है ऋषेश्वर और घटकेश्वर और मानेश्वर। क्या क्या लिखोगे, ऋषेश्वर और घटकेश्वर, मानेश्वर, और एक अंतिम देखिए क्या क्या, बालेश्वर हो गया, डिप्टेश्वर हो गया, बालेश्वर, क्रांतेश्वर, ऋषेश्वर, घटकेश्वर, मानसेश्वर, और एक अंतिम आता है ताड़केश्वर, ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, ताड़केश्वर। ये आपके सबसे प्राचीन मंदिर है। इनके बारे में क्या फैक्ट है वो आप लोग देखिए। अपने आप में जो ये आपके बालेश्वर, डिप्टेश्वर, क्रांतेश्वर, ऋषेश्वर, या ऋषेश्वर भी कहते हैं इसको, जो ऋषेश्वर लिखा आपने इसको ऐसा भी लिख देना,
रिसेश्वर, जो भी आपको पेपर में दिखेगा, रिसेश्वर, घटकेश्वर, मानेश्वर और ताड़केश्वर, ये जो 7 हैं आपको, ये प्राचीन मंदिर चंपावत के आसपास है, चंपावती नदी के किनारे। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं आपको बता देता हूं। आपको पूछेगा कि चंपावत में निम्नलिखित सप्तेश्वरों में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो आपको ये सप्तेश्वर पता होने से बालेश्वर, डिप्टेश्वर, क्रांतेश्वर, ऋषेश्वर, खटकेश्वर, मानेश्वर, ताड़केश्वर, और इन सब को मिला के क्या बोला जाता है, सप्तेश्वर। यही क्या है अपने आप में, सप्तेश्वर, सप्तेश्वर। अब देखिए बहुत ज़्यादा, जैसे कल के दिन कोई इंटरव्यू में पहुंच गया, पीसीएस वगैरह की, चंपावत स्टेट, चंपावत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, बताइए, आप ही बता दीजिए चंपावत के सप्तेश्वर कौन से पूछेगा आपसे इंटरव्यू में, ठीक है, तो वहां ध्यान रखना है। और पेपर में क्या पूछेगा, चंपावत में स्थित सप्तेश्वरों के समूह में कौन सा एक सप्तेश्वर सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे बीच में 3 तो इसके देगा, एक गुप्तेश्वर लिख देगा, ठीक है, एक मधमहेश्वर लिख दे, कुछ भी लिख सकता है वो, ठीक, वो उस पर डिपेंड करता है। बालेश्वर, डिप्टेश्वर, क्रांतेश्वर, ऋषिश्वर या ऋषेश्वर, घटकेश्वर, मानेश्वर, ताड़केश्वर, ये सब के सब सप्तेश्वर कहाँ है, चंपावत में स्थित हैं। इनमें सबसे जो प्राचीन है और सबसे प्रमुख है बालेश्वर। तो अगर आपसे पूछता है सबसे प्राचीन व सबसे प्रमुख कौन सा है, बालेश्वर है, और बालेश्वर मंदिर कहाँ भी पूछता है तब भी चंपावत होगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो, इनमें सबसे प्राचीन व सबसे प्रमुख कौन सा है, बालेश्वर। जो बालेश्वर है सबसे प्राचीन व सबसे प्रमुख, सबसे प्राचीन व प्रमुख है, ठीक है, कौन सा है, बालेश्वर। कोई कोई कहता है बाली ने बनाया था, वो सब चीज़ें अलग है, वो मैं आपको मंदिर समूह में पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। तो सबसे प्राचीन व सबसे वो है। अब यहाँ पे जो फैक्ट आते हैं उसके ऊपर जो बात आती है, इसमें क्या है, इसको मानसखंड में भी वर्णित किया गया, इसे मानसखंड में भी वर्णित, मानसखंड में भी वर्णित किया गया है, इसका वर्णन मानसखंड में भी किया गया है, आपको ये पता होना चाहिए। अब जो फैक्ट आते हैं आप लोग चंपावत के, वो नोट कीजिए। देखिए ये आपको हेडिंग डालना है, यहाँ के प्रमुख किले, ठीक है, क्या डालोगे, प्रमुख किले जो यहाँ पे बनाए गए हैं चंपावत के अंदर। तो पहला किला आपको पता है राजबुंगा का किला, राजबुंगा का किला, और ये आपको पता है किसने बनाया था, सोमचंद द्वारा, सोमचंद द्वारा। और कब बनाया गया था ये, मतलब कब तो नहीं, सोमचंद द्वारा बनाया गया था। और कहाँ स्थित है पूछता है आप लोगों से, आप बता देना चंपावत। देखिए जो परसों हमने पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था एक दिन, उसमें लंदन फोर्ट के किले के बारे में बताया गया था कि लंदन फोर्ट जो है पिथौरागढ़ के, क्योंकि जिला मुख्यालय के पास है। अगर आप पिथौरागढ़ जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ 1789 में उसकी स्थापना लिखी है। ध्यान रखना इस चीज़ को, कभी अगर आपने किताब में कुछ और पढ़ा है, पेपर में 1789 आ गया, दोनों अगर देखे तो 89 की ओर जाना भी बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि वो ऑफिशियल वेबसाइट बता रही पिथौरागढ़ जिले की। आप लोग एक बार जाना, चेक करना, और उसमें लंदन फोर्ट देखना। लंदन फोर्ट की स्थापना 1789 लिखा हुआ दिख रहा है वहाँ पे। अब आप लोग उसको चाहें तो अगर ऑप्शन दिखेगा तो उसको कर से रेफरेंस देखिए, उसको आंसर करेक्शन करवा सकते हैं। चाहें तो अगर ऑप्शन नहीं आता तो फिर किताब का ही देखना। तो 1789 भी दिख रहा है। राजबुंगा का किला सोमचंद द्वारा, और कहाँ पे स्थित है, चंपावत में। दूसरा लिखिए बाणासुर का किला, बाणासुर का किला। जो ये बाणासुर का किला है, इसको स्थानीय भाषा में एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, उसको बोला जाता है मरकोट का किला, यानी स्थानीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं, मरकोट। तो पहला पॉइंट लिखो, स्थानीय भाषा में मरकोट, स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं, मरकोट कहते हैं, बाणासुर के किले को, ठीक है। स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, मरकोट के नाम से जाना जाता है। ये मतलब जो बाणासुर का किला है, बताया जाता है कि एक दैत्य राजा था, एक दैत्य था, राजा क्यों होगा वो बाणासुर ने ही इसकी स्थापना की थी, वो कभी नहीं पूछेगा किसने की थी। तो इसको स्थानीय भाषा में मरकोट कहते हैं। और यहाँ पे बताया गया कि जो किला है, यहाँ अगर आप जिस पहाड़ी पे किला है वहाँ जाओगे तो अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। और ये मुख्य चंपावत में नहीं है, चंपावत से 10-15 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है, यहाँ पे कहीं होगा। तो चंपावत से कुछ दूरी पे, चंपावत से 10-15-16 किलोमीटर जितनी भी दूरी पे, वो नहीं करना है हमने, कितनी दूरी थोड़ा पूछ रहा है। बाणासुर का किला स्थानीय भाषा में इसको मरकोट कहते हैं। और किस जिले में अगर आपसे पूछता है तो आप बताओगे चंपावत में। कहाँ स्थित है, चंपावत में। और जो तीसरा किला आता है उसका नाम है गोल्ला चौड़ का किला। क्या लिखोगे, गोल्ला चौड़ का किला, गोल्ला चौड़ का किला।
अगर आपसे ये पूछता है कि गोला चौल का किला कहाँ स्थित है, आप बताओगे चंपावत जिले में, चंपावत से कुछ ही दूरी पे है, जो ज़्यादा दूर नहीं है, और इसको गोरिल द्वारा बनाया गया था, ये बताया जाता है। वो भी नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ ये पता करना है कि राजभुंगा का किला कहाँ है, बाणासुर का किला कहाँ है और गोला चौल का किला कहाँ है। तो यहाँ के 3 प्रमुख किले हो गए, इनको ध्यान में रखना। अब अगला स्थान यहाँ पे आपका आता है लोहाघाट। ये भी अपने आप में काफ़ी सुंदर जगह है, प्राकृतिक सौंदर्य वगैरह के लिए जाना जाता है, क्योंकि नेचुरल एटमोस्फियर है, नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठंडा लेकिन बहुत अच्छी खासी मात्रा में होता है। तो लोहाघाट यहाँ पे अपने आप को देखने को मिलेगा, और प्राकृतिक सौंदर्य हेतु ये क्या किया जाता है, जाना जाता है, और लोहावती नदी के किनारे स्थित है। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, लोहाघाट जो है लोहावती नदी के किनारे। इसको मैं इरेज करता हूँ, आप लोगों को पॉइंट लिखना है, लोहाघाट लोहावती नदी के किनारे। ठीक है, देखिए लोहाघाट, लोहाघाट क्या है, लोहावती नदी के किनारे, लोहावती नदी के किनारे ठीक, यहाँ पे है लोहाघाट, देखिए इधर पे ये है लोहावती नदी के किनारे। अब कुछ यहाँ पे आपको प्रसिद्ध चीज़ें देखने को मिलेंगी, चाहे आपको मायावती आश्रम यहाँ देखने को मिले या विवेकानंद आश्रम यहाँ देखने को मिले, जो भी आपसे कहता है। मायावती आश्रम यहीं पे है, एक हथिया देवाल यहाँ पे, एक हथिया नौला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आपको कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में बताता हूँ। प्रमुख स्थल में लिख लीजिए आप लोग, पहला पॉइंट लिखोगे प्रमुख स्थल में, क्या लिखोगे, प्रमुख स्थल में मायावती आश्रम, प्रमुख स्थल में मायावती आश्रम। अगर आपसे ये पूछता है कि मायावती आश्रम किस जिले में है, सीधे बड़े स्मार्ट तरीके से चंपावत जिले में है। किस जिले में है मायावती आश्रम, चंपावत जिले में है। ये है चंपावत मेन शहर से कुछ दूरी पे, जैसे चंपावत का जो जिला मुख्यालय है उससे 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे, वो नहीं पूछने वाला आपसे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मायावती आश्रम कहाँ है, चंपावत में है। और यहाँ पे जो स्वामी विवेकानंद थे, उन्हीं को आध्यात्मिक क्या मिली थी, शांति, यानी आध्यात्मिक शांति यहीं पे मिली थी, ये बताया जाता है। तो अगला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, स्वामी विवेकानंद ने को यहाँ पर, बहुत फेमस है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद को यहीं पर आध्यात्मिक शांति प्राप्त हुई थी। स्वामी विवेकानंद को यहाँ पर क्या हुई थी, आध्यात्मिक शांति प्राप्त हुई। तो मायावती आश्रम कहाँ है, चंपावत में। स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक शांति कहाँ प्राप्त हुई थी, मायावती आश्रम, विवेकानंद आश्रम। ठीक है, अब उसके अलावा यहाँ पे जो है इसके बारे में फैक्ट है, यहाँ उसके बाद जब विवेकानंद जी को आध्यात्मिक शांति प्राप्त हुई थी, उसी के बाद उन्होंने 1901 में रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की थी। तो अगला पॉइंट लिखो, उसी के बाद विवेकानंद ने, उसी के बाद 1901 में रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना, रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना। ये किसने की थी, विवेकानंद जी। तो ना इसके जब उनको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पेपर ऐसे ही पूछता है पेपर में, मायावती आश्रम कहाँ है, विवेकानंद को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पे हुई, उत्तराखंड में। रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना कब हुई, 1901 में। उससे पहले यहाँ कुछ अद्वैत आश्रम वगैरह हुआ करता था, वो हमने नहीं देखना है। तो ब्रैकेट में इसमें लिख लीजिए, रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना के ब्रैकेट में, इससे पहले यहाँ पर अद्वैत आश्रम था। क्या लिखोगे, इससे पहले यहाँ पर अद्वैत आश्रम था। रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना के ब्रैकेट में लिख लीजिए, इससे पहले यहाँ पर अद्वैत आश्रम था। ठीक है, रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना के ब्रैकेट में लिखोगे अद्वैत आश्रम था। एक अन्य यहाँ पे चीज आपको देखने को मिलेगी, उसका नाम है एक हथिया नौला। एक हथिया देवाल नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, एक हथिया देवाल आपने दूसरी जगह पढ़ाऊंगा, एक हथिया नौला कह रहा हूँ मैं। ठीक, एक हथिया नौला और एक हथिया देवाल शायद हिस्ट्री वाली वीडियो में हमने पढ़ा था। एक हथिया नौला, बताया जाता है कि एक राजा था, उसके द्वारा किसी जिसने इसको बनाया था उसके हाथ काट दिए गए थे। उसने एक हाथ से अपनी पुत्री की सहायता से इस एक हथिया नौला, यानी बावली कहते हैं इसको, ठीक है, जो आपका मतलब पानी वानी वाले तालाब टाइप, कुंड टाइप का होता है, बावली जिसको बोलते हैं, एक हथिया नौला होता है। नौला आप लोगों को पता ही होगा, ये कहाँ स्थित है अगर आपसे पूछते हैं, चंपावत में। इसकी पीछे की कहानी बहुत अजीब, मतलब वो है, एक राजा ने हाथ काट दिया था, एक हाथ से बनाया था, वो हमने नहीं देखना है। कहाँ एक हथिया नौला पूछता है तो आप लोग बता देना, चंपावत में अवस्थित है। और इसके बारे में जो है ये बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमुख है, बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि इसके जो पुरातात्विक महत्व या ऐतिहासिक दृष्टि से क्या है, प्रमुख स्थल है। तो अगला पॉइंट लिखो, ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमुख, ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमुख से
प्रमुख है ही। कौन सा? एक हथिया नौला। अगर कहाँ है पूछता है तो जिला चंपावत में। उसके बाद जो अगली चीज़ें आपकी आती हैं, आप लोग देवीधुरा आप लोगों ने दिखा रखा होगा। देवीधुरा के बारे में आपको पता है, रक्षाबंधन के दिन यहाँ पे बग्वाल का मेला एक मेला लगता है जिसमें पाषाण युद्ध होता है। ये सब चीज़ें हैं, आपको वो मैं पढ़ाऊंगा। रीठा साहिब के बारे में पढ़ाऊंगा आपको। यहाँ विवेकानंद आश्रम, यहाँ पूर्णागिरी मंदिर वगैरह, जो भी यहाँ नदी वगैरह ताल वगैरह होंगे वो सब हम लोग पढ़ेंगे। उसी के साथ आपका चंपावत जिला कल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा जिला है। सैटरडे को कोई एक रैंडम क्लास कुछ भी आ सकती है, या हरिद्वार या कोई अलग डिस्ट्रिक्ट शुरू किया जा सकता है। और संडे की जो लाइव क्विज होगी, सबसे ध्यान से सुनने वाली बात है, इस बार की संडे क्विज रैंडम होगी। कुछ भी पूछा जा सकता है जो मैंने पढ़ाया है, तो तैयार रहिए रैंडम पढ़ने के लिए। इस बार के संडे क्विज विदाउट टॉपिक होगी, जो कि रैंडम रहेगी। ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में। ध्यान रखिए। थैंक यू।